वेलकम बैक गाइस। वापस से आपका स्वागत है हमारे क्लास 11th की बायोलॉजी में, जिसमें हम कर रहे थे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम ये जो चैप्टर है ये जो एंड करने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम माइटोकॉन्ड्रिया तक तो पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसमें कुछ चीजें और बची हैं जो आज हमें बची हुई चीजें खत्म करनी है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, और साथ में सीलिया है, फ्लैजिला है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, और फिर एट द एंड इनमें इनकी इंक्लूजन बॉडीज या माइक्रो बॉडीज जिसे आप कहते हैं। तो ये चैप्टर आज एंड होने वाला है और ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी निकला। हमको ये करते करते पता भी चला कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, क्योंकि इसमें इन डेप्थ डिटेल्स बहुत ज्यादा थी। तो शुरू करते हैं अब बिना किसी देरी के। अच्छा, पहली चीज आती है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करता है? प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट्स। ये प्लांट्स में तो होता है, प्लांट्स में होता है, यूग्लिनॉइड्स में होता है। यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स मतलब यूग्लिना। ये प्लांट्स में है, यूग्लिनाज में है, एक्सेट्रा और में भी होता है। हमें सिर्फ दो ही याद रखने हैं। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इट हैज पिगमेंट्स, इट हैज पिगमेंट्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं कई तरीके के। और पिगमेंट क्या करते हैं? टू गिव कलर, टू गिव कलर। जहां ये प्रेजेंट होगा वहां पर कुछ कलर होगा। वो कलर क्यों आता है? इसी की वजह से। प्लास्टिड, लेट सपोज ये एक जगह है, इसका जो कलर है वो ग्रीन है, इसके ऊपर प्लास्टिड है और प्लास्टिड का कलर जो पिगमेंट है वो ग्रीन है। उस ग्रीन पिगमेंट की वजह से जो प्लास्टिड पे है उसकी वजह से इस पर्टिकुलर एरिया का कलर ग्रीन हुआ है। तो कोई पूछे ये पत्ती हरी क्यों है? क्यों? क्योंकि उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है ग्रीन कलर का। उसका जो प्लास्टिड है उसका पिगमेंट क्या है? ग्रीन है। ये इससे हमें पता चला। अच्छा, अब इसमें तीन तरह के हैं। सबसे पहला है जिसपे हमें मेन ध्यान देना है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में क्या है? इसके पास है क्लोरोफिल पिगमेंट, इनमें क्लोरोफिल है, और कैरोटिनॉइड्स मतलब कैरोटीन, एक तरह का प्रोटीनेशियस पिगमेंट है कैरोटिनॉइड, ये इसमें प्रेजेंट है। अच्छा, अगली चीज, इसमें क्लोरोप्लास्ट तो है ही, इसमें है क्रोमोप्लास्ट, इसमें है क्रोमोप्लास्ट। अब ये क्रोमोप्लास्ट में क्या है? इसमें है फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड्स, फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड, फैट सॉल्यूबल कैरोटिनॉइड। फैट में जो सॉल्यूबल मतलब फैट में जो घुल जाएं वो वाले कैरोटीन पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक है कैरोटिनॉइड, कैरोटीन मतलब कैरोटिनॉइड में कैरोटीन है, और अगला है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। इसमें ये दो हमारे पास प्रेजेंट है। अब लास्ट कौन सा है? जो लास्ट है क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, और है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अच्छा, अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या है? ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस पिगमेंट है। सबसे पहले तो ये याद रख लो, ठीक है? ये है कलरलेस पिगमेंट। अब इसमें भी तीन तरह के होते हैं, इसमें भी तीन तरह के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। अच्छा, ये अमाइलोप्लास्ट जो होता है ये क्या करता है? अमाइलोप्लास्ट क्या है? ये सॉल्यूबल इन, यहां हम लिखेंगे सॉल्यूबल, सॉल्युबिलिटी लिखेंगे, किसमें सॉल्युबल होते हैं मतलब किसमें घुल जाते हैं। तो जो अमाइलोप्लास्ट है वो कार्ब्स में हो जाता है, कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी पर्टिकुलरली स्टार्च, पर्टिकुलरली स्टार्च। अच्छा, अमाइलोप्लास्ट जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे इन चैप्टरों के बाद तो उसमें आपको याद मैं बताऊंगा स्टार्च के अंदर अमाइलोज स्ट्रक्चर होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। तो उसमें से जो अमाइलोज स्टार्च के अंदर होता है तो इनमें वो अमाइलोप्लास्ट होता है। अच्छा, अगला कौन सा है? इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। अच्छा, अब ये इलायोप्लास्ट कहां होता है?
इलायोप्लास्ट होता है फैट्स एंड ऑयल्स में, होता है फैट्स एंड ऑयल्स में, ये आपको पता चल गया है ना। और एट द एंड कौन सा हमारे पास, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। वैसे अगर उसमें फैट्स एंड ऑयल की जगह लिपिड लिखोगे बात सेम है, क्योंकि लिपिड्स ही तो फैट्स होते हैं, बेसिक नॉलेज। एल्यूरोप्लास्ट क्या होता है, ये प्रोटीन में सॉल्युबल होता है। अच्छा, अब ये प्रोटीन कैसे याद रखें सर, अमाइलोप्लास्ट का तो आपने बता दिया है ना, एल्यूरो कैसे याद रखें। इससे पहले एक चैप्टर हमने पढ़ा था जो कि था मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें एकदम एंड में मैंने जो है सीड के बारे में बात करी थी, मोनोकोट और डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट। अच्छा सर याद नहीं आ रहा, एग्जाम्पल से बताओ, क्या एक ऐसा एक सीड का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ होगा उस वाले चैप्टर में। तो ये जो लेयर होती है, ये वाली जो लेयर है जिसपे मेरा मार्कर अभी चल रहा है, ये एल्यूरोन लेयर होती है, ये एल्यूरोन लेयर होती है, ये आपको बताया था। कौन सी लेयर, ये होती है एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर इसे कहते हैं। और ये एल्यूरोन लेयर में क्या है, एल्यूरोन मतलब ये प्रोटीनेशियस लेयर है, तो एल्यूरो से क्या याद आएगा, प्रोटीन। ये हमारे पास गिवन है प्लास्टिड से रिलेटेड। अब एक काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, क्या है ये, क्लोरोप्लास्ट, क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो इधर कुछ एक डायग्राम बनाते हैं। तो इनमें ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे मैं यहां भी बनाने वाला हूं, ऐसे से, से, ये देखो डायग्राम की तरफ देखो, डायग्राम की तरफ कैसे जा रहा है डायग्राम, ये देख, ये ये देखो, ये एक डायग्राम बनाया। अब एक काम करते हैं, इसको सर्कल में बंद करते हैं, अगर सर्कल में बंद करके दिखाया हुआ एनसीईआरटी में, हाँ ठीक। तो अब एक चूज करते हैं अपन सर्कल, फिर अपना सर्कल, इसको कलर देते हैं येलो, और थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके अराउंड अगर मैं ये देखो, ये है हमारी लीफ, ये है हमारी लीफ। अच्छा, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट, जो येलो जो है वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो पर्टिकुलर एक बॉक्स है, एक पर्टिकुलर एक बॉक्स है, जैसे ये ये देखो, ये जो पर्टिकुलर एक बॉक्स है, इसे थोड़ा सा हल्का करते हैं हाइलाइटर को ताकि मैं कर पाऊं। हाँ, ये देखो, ये जो बनाया इसे क्या बोलते हैं, इसका नाम है, इसको कहते हैं थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, इसका नाम है थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड है। अच्छा, तो अब ये भी थाइलाकॉइड होगा, जो ये है ये भी थाइलाकॉइड ही तो होगा, ये भी, ये एक एक थैलाकॉइड्स है, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब जो ये खाली स्पेस है जिसको मैं येलो से जो है हाईलाइट करने वाला हूं, याद ध्यान देना, ये देखो, क्या ये जो है ये खाली स्पेस नहीं है, ये खाली स्पेस नहीं है क्या, मुझे तो खाली स्पेस ही दिख रहा है, ये मुझे तो खाली स्पेस ही दिख रहा है, क्या आपको दिखा, ये देखो, ये रहा खाली स्पेस, है ना। अच्छा, ये देखो खाली स्पेस, है ना। अब इतना काफी है, ऊपर ही लिख देते हैं। अब ये जो खाली स्पेस है,
इसको कहते हैं ये स्ट्रोमा। कौन कहते हैं? एनसीईआरटी कहती है इसे स्ट्रोमा। अच्छा, तो ये हो गया थाइलाकॉइड, ये हो गया स्ट्रोमा। अब मैं काम करता हूं, एक अलग कलर लेता हूं पिंक और हाईलाइट करना चालू करता हूं। ये देखो इसे, ये जो था ऑरेंज, ये जो था ऑरेंज, ये जो था ऑरेंज, ये देखो ये जो पिंक से हाईलाइट हुआ ये क्लब नहीं हो गए, ये क्लब हो गए है ना, ये क्लब हो गए। तो ये जो क्लब हो गए इन्हें कहते हैं ग्रेना, इन्हें कहते हैं ग्रेना। जब दो से ज्यादा थाइलाकॉइड्स आकर जुड़ जाए, क्लब हो जाए, उसे कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना बनने के बाद इनको कहते हैं ग्रेनल थाइलाकॉइड, ग्रेनल थाइलाकॉइड, ग्रेनल थाइलाकॉइड। अच्छा, अब एक और देखो जरा, मैं वापस से हाईलाइट करता हूं। एक ये एक्स्ट्रा थाइलाकॉइड नहीं दिख रहा जो ग्रेना में नहीं है, एक ये भी दिख रहा है मेरे को, एक ये भी दिख रहा है मेरे को। ये क्या कर रहे हैं? ये इन ग्रेनास को जोड़ रहे हैं, ये थाइलाकॉइड इन ग्रेनास को जोड़ रहे हैं। तो इनका एनसीईआरटी में एक अलग नाम क्या दिया है? इन्हें कहते हैं, अब अच्छा ये ग्रेना में तो है नहीं, तो ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, ये इस येलो में ही तो प्रेजेंट है। इन्हें कहते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड। तो ये है हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम हमें गिवन है। अब जरा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने शुरू कर देते हैं। इधर अपना रिटर्न वर्क चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज इसकी लेंथ, इसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर, इसकी विड्थ 2 से 3 माइक्रोमीटर। अच्छा, अगली चीज, अगला पॉइंट, इन कैलमिडोमोनाज, इन कैलमिडोमोनाज, कैलमिडोमोनास, कैलमिडोमोनास में क्या होते हैं, कितने होते हैं? 1 पर सेल, 1 पर सेल, मतलब क्लोरोप्लास्ट उसमें एक ही होता है, एक कैलमिडोमोनास के सेल में। और इन ग्रीन एल्गी, इन ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है, कहां पढ़ाई थी? एल्गी वाले चैप्टर, प्लांट किंगडम में, उनमें 20 से 40 होते हैं पर सेल, तभी उनका कलर ग्रीन है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से ग्रीन कलर आता है। अच्छा, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, इन मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, लीव्स के जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। ये आपको याद रखना है। लेंथ पता चल गई, एरिया पता चल गया, और कितने कितने कहां होते हैं वो भी पता चल गया। ये है हमारा। अच्छा, एक और चीज बता देते चलो, इसमें लगे हाथ तो याद आई है, तो इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, ये याद रखना, ये होती है डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो इसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है वो मोर परमिएबल होती है, मतलब वो ज्यादा रोक टोक करने वाली है, मोर परमिएबल। जाहिर सी बात है, जो चीज बाहर लगी होगी वो ज्यादा रोक टोक करेगी, जितनी अंदर होगी उससे, तो है ना। राजा महाराजाओं के किले देखे थे, बाहर वाली सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती थी, और जैसे जैसे अंदर अंदर आते रहेंगे सिक्योरिटी कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर सबसे ज्यादा है, तो अधिकतर को तो वही रोक लेगी। बाई चांस वो नहीं रोक पा, कुछ इतना ही ताकतवर घुस रहा है, तो अंदर वाली सिक्योरिटी भी हेल्पफुल होती थी। तो ये है हमारा लेस परमिएबल, लेस परमिएबल। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट एंड होता है, इतना ही इसमें हमें दिया हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम ज्यादा तो दिया नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, तो मैं भी छोटा सा ही बताता हूं, है ना। राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ, राइबोसोम किससे मिलके बना हुआ है? कंपोज्ड ऑफ आरएनए, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, देखा राइबो आ रहा है, राइबो प्लस प्लस प्रोटीन्स, और इनमें प्रोटीन्स होते हैं, कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इन
यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में तो आपको बताया हुआ है 70s RNA होता है, इन यूकैरियोट होता है 80s RNA, और ये किससे बना होता है 60s प्लस 40s। अच्छा, अब इसमें एक चीज रिपीट हो रही है बार बार, वो देखो ये क्या है, ये है शायद, ये है, ये है, तो ये S क्या होती है, ये जो S है ये क्या होता है, इस S को कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, इसे कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, अब ये सेडिमेंट कोएफिशिएंट से क्या पता चलता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ये बताता है इस राइबोसोम की डेंसिटी कितनी है, जितने ज्यादा एस होंगे उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी और उसका साइज होगा, ये हमें इस स्वेडबर्ग यूनिट से पता चलता है। तो मतलब अगर इसमें 80s है जिसमें 60s प्लस 40s है, मतलब कि इसका जो डेंसिटी और साइज होगा वो प्रोकैरियोट वाले से ज्यादा होगा, और जाहिर सी बात है तो बाद का सेल है तो ज्यादा भी होना है। अच्छा, साइटोस्केलेटन, क्या साइटोस्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन है ना, बाहर का स्केलेटन है, नेटवर्क है, नेटवर्क किसका है, ये किसका नेटवर्क है बताते हैं, नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस लेयर, प्रोटीनेशियस लेयर। अब ये प्रोटीनेशियस लेयर कौन सी है, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, इनमें होते हैं इसके साइटोस्केलेटन में, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन, इनका जो फंक्शन है वो है मोटिलिटी, यानी मूवमेंट पे ध्यान देते हैं, मोटिलिटी, और मेंटेन करते हैं सेल को, सेल कहीं इधर उधर फैल ना जाए, मूव करते हैं, मेंटेन दी सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी ये मेंटेन रखते हैं। इतना हमको साइटोस्केलेटन में दिया हुआ है, और सपोर्ट वगैरह तो ये प्रोवाइड करते ही हैं, वो भी आपको याद होगा। अच्छा, अभी एक डायग्राम दिया हुआ है सीलिया का, है ना, ये डायग्राम दिया हुआ है सीलिया का, तो ये सीलिया और फ्लैजिला क्या होती है, सबसे पहले तो यही बताना पड़ता है ना सर, सीलिया फ्लैजिला है क्या, ये क्या है, ये है आउटग्रोथ ऑफ द सेल वॉल, आउटग्रोथ ऑफ द सेल्स, आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है उसकी आउटग्रोथ है, मतलब सबसे बाहर की मेम्ब्रेन की भी आउटग्रोथ, सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना आपको पता चल गया इसमें। अब जरा इन दोनों के बारे में अलग से बात करते हैं, है ना, पकड़ते हैं सीलिया को, पकड़ते हैं सीलिया को, आजा भैया इधर आजा, सीलिया के बारे में बातें करते हैं। सीलिया क्या करता है, सीलिया का काम है कॉजिंग द इन्वायरमेंटल मूवमेंट, कॉजिंग द इन्वायरमेंटल मूवमेंट, मतलब ये उस जगह के आसपास के इन्वायरमेंट के थ्रू मूव करती है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट, ये एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, कॉजिंग द इन्वायरमेंटल मूवमेंट, और फ्लैजिला, फ्लैजिला को भी पकड़ते हैं ना, फ्लैजिला आ गया इधर, फ्लैजिला क्या करता है, कॉज द मूवमेंट ऑफ, कॉज द मूवमेंट ऑफ सेल, ये सेल की मूवमेंट करवाता है, और लार्जर देन सीलिया, लार्जर देन सीलिया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज जो इसमें गिवन है, ये जो दोनों चीजें हैं सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला आर ओरिजिनेटेड, मतलब ये ओरिजिनेट कहां से हुए, ओरिजिनेटेड
फ्रॉम बेसल बॉडी, फ्रॉम बेसल बॉडी। ये चैप्टर की जब फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी प्रोकैरियोट्स वाली, उसमें बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट के बारे में बताया था, है ना। तो उसी वीडियो को जाकर देखो, बेसल बॉडी के बारे में कहाँ बताया था, वहीं से सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोट्स में निकलते हैं। तो सीलिया और फ्लैजिला का ये हमारे पास एक डायग्राम है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो डबलेट्स में है, मतलब दो दो के जोड़े में। ये देखो, एक, ये दो, ये टोटल कितने हैं, 9। और हमारे पास एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है जैसे सिंगलेट में प्रेजेंट है, सिंगलेट में प्रेजेंट है। तो ये क्या है, इसे बोलते हैं 9+2, 9+2 कॉम्बिनेशन, 9+2 कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब इन साइड वाले, मतलब इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से एक स्पोक निकलता है सेंटर की तरफ। ये जो सेंटर है इसे कहते हैं सेंटर शीथ, इसे कहते हैं सेंटर शीथ। इसकी तरफ स्पोक्स निकलते हैं, कहां से, इन पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से, जिन्हें हम कहते हैं, ये देखो ये रे, ये देखो ये रे, एनसीईआरटी के डायग्राम ये रे, कुछ अलग से नहीं है। इन्हें हम कहते हैं, ये देखो, इन्हें क्या कहते हैं, रेडियल स्पोक्स, इन्हें कहते हैं रेडियल स्पोक्स। अच्छा, अब ये इन रेडियल स्पोक्स के थ्रू तो इस सेंटर शीट से जुड़ने हैं, बट ये आपस में भी जुड़े हुए हैं। अब आप, है ना, ये आपस में किससे जुड़े हैं, एक ब्रिज फॉर्मेशन करके, एक ब्रिज की फॉर्मेशन करके, जिसका नाम है इंटर डपलेट ब्रिज। इंटर डपलेट मतलब दो डपलेट्स के बीच का ब्रिज। ये एक डपलेट, ये एक डपलेट, कैसे जुड़ा, इंटर डपलेट ब्रिज से। ये रहा इंटर डपलेट ब्रिज, ये देखो, दो डपलेट जोड़ने के लिए जो ब्रिज बना, इंटर डपलेट ब्रिज। ये हमारे पास सीलिया फ्लैजिला वाला जो एग्जांपल है। अब बात करते हैं सेंट्रोजोम की या सेंट्रियोल की। तो इधर बताते हैं सेंट्रियोल कैसे दिखता है। अगर इसमें मेरे पास शेप है तो अच्छे से बता सकते हैं, शेप तो नहीं है, ये सो नहीं है, शेप नहीं है। चलो ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से। ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप और यहां से दूसरी सिलेंड्रिकल शेप, ऐसे परपेंडिकुलर दो ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में जो दो चीज जुड़ी होती है वो है सेंट्रियोल, वो है सेंट्रियोल। ऐसे ये देखो, परपेंडिकुलरली सेंट्रियोल जो है ऐसे अटैच होता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल। अच्छा, अब मैं इसको उठाऊं और ऐसे 3D में देखूं सामने से, तो ये कैसा एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को, 1 2 3। और अच्छा, इधर एक सर्कल ले लेते हैं, सर्कल के अराउंड बनाते हैं। बस 1 2 3 2 3। एक दो तीन चार पांच। ये देखो, ये 9 स्पोक्स जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे इसके अराउंड, है ना। ये जो 9 स्पोक्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। इस बार इन्हें स्पोक्स नहीं बोलते, इन्हें हम बोलते हैं 9 फिब्रिल्स, इन्हें हम बोलते हैं 9 फिब्रिल्स, 9 फिब्रिल्स, जो किसके बने हुए हैं, ट्यूब्युलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, ट्यूब्युलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। ये आपको ठीक है। अब ये जो है ऐसे जॉइंड है, ऐसे जॉइंड है, पहले का लास्ट वाला अगले के फर्स्ट वाले से ऐसे जॉइंड है, पहले का लास्ट और अगले का फर्स्ट ऐसे जॉइंड है। ये आपको डायग्राम में पता चल गया। ये देखो ऐसे बन गई एक पोजीशन। अब इसके बीच में एक सेंटर हब है, सेंटर हब है इसके एकदम बीचों बीच। ये देखो ऐसे, ये रहा सेंटर हब। अब सेंटर हब के बाद, इससे सेंटर हब के बाद इसमें ऐसे हर एक से स्पोक्स निकल के इससे जुड़े हैं, ये ऐसे
ये देखो, ये है ऐसे जुड़े हुए। अगर एनसीईआरटी के बाद इसमें पेपर में डायग्राम आएगा तो ऐसे जो है आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब ये 9 फिब्रिल्स हैं, ये रहे फिब्रिल, इसे क्या कहते हैं, और इनसे दिखाते हैं। ये जो है ये क्या है, 9 फिब्रिल्स हैं टोटल, और ये ईच फिब्रिल इज इन ट्रिपलेट फॉर्म। ईच फिब्रिल इज इन ट्रिपलेट, ये आपको सेंट्रोजोम का जो पूरा एनसीईआरटी में गिवन है। अच्छा, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, पहले वीडियो में बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने ये देखा, एक और ये देखा रॉबर्ट ब्राउन ने। ये क्या है, ये क्या है बताते हैं। और ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी तो बहुत जरूरी है, अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तभी होती है, वरना बायोलॉजी मत ही लो, क्योंकि ड्राइंग तो थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, वरना बिलीवेबल नहीं लगता है पेपर इसका। पेपर में तो ड्राइंग इम्पॉर्टेंट है बायोलॉजी में, और ड्राइंग को टाइम देना पड़ता है, ड्राइंग को टाइम देना पड़ता है ताकि अच्छे से आए। मैं फिलहाल अभी इतना ही बनाता हूँ, छोड़ो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये है इनर मेम्ब्रेन। इसके बीच में जो ये येलो से हाईलाइट करी, ये है पेरी न्यूक्लियर स्पेसेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये है डीएनए क्रोमैटिन, ये है क्रोमैटिन, ये है क्रोमैटिन। अच्छा, अब इसके अंदर एक छोटा सा और चीज होती है, ये, और वाइट से नहीं, रेड से थोड़ा सा बड़ा, ये इसके अंदर एक और होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। अच्छा, अब जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो बताया था न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। क्या ये आपको पता चल गया, हाँ जी पता चल गया। तो ये हमारे पास क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस लाइक मतलब न्यूक्लियोलस। अच्छा, अब जो ये खाली स्पेस है इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच एक पोर बन जाता है, इधर 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 बताते हैं, इधर ये एक पोर बन जाता है जिससे दोनों जुड़ जाती है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर। इसे क्या कहा, न्यूक्लियर पोर। एक बार डायग्राम गौर से देखो और समझने की कोशिश करो, न्यूक्लियर पोर है ना। इससे क्या होता है, मूवमेंट जो होती है किसकी, आरएनए की और प्रोटीन की, वो बोथ डायरेक्शंस में जाती है। मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन इज इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शंस में, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, जो है दोनों डायरेक्शन में आरएनए और प्रोटीन की मूवमेंट इस न्यूक्लियर पोर की वजह से बनती है। यही सब इसके पैराग्राफ में गिवन है। अच्छा, अब क्रोमोसोम की बारी, अब क्रोमोसोम की बारी। क्रोमोसोम का क्या है, एक जरा डायग्राम से बताते हैं। ये देखो, एक सर्कल, इससे ऐसे जुड़ा, से ऐसे जुड़ा, ये दूसरा सर्कल, इससे भी ऐसे जुड़ा, नीचे से भी ऐसे हुआ। अच्छा, इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर, इसे कहते हैं
नहीं लाइक मतलब इसे सेंट्रोमियर नहीं, इसे जुड़ाव को कहते हैं। हाँ ठीक है, ये यहाँ से ये देखो, ये जो जुड़ा, जो दो सेंटर्स को जोड़े उसे कहते हैं सेंट्रोमियर। और ये जो एक है, ये देखो हाईलाइट करते हैं, हाईलाइट करते हैं जरा, ये देखो जो ऑरेंज से हाईलाइटेड है, जो ऑरेंज से हाईलाइटेड है, इन्हें इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं काइनेटोकोर, इन्हें कहते हैं काइनेटोकोर। अच्छा, अब लाल से देखो, ये देखो ये ये और ये ये क्या है? ये है क्रोमेटिन, ये है क्रोमेटिड, क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स। अच्छा, ये हमारे पास क्रोमोसोम का जो सब कुछ गिवन है वो यही है। इसके बाद इसमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। एनसीईआरटी में जो है फिलहाल अभी आपको जो है टाइप्स दिख रखे हैं, बट वो मैं करवाऊंगा तभी जब मैं कराऊंगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें उनका अच्छे से डिटेल में बातें करेंगे। फिलहाल जो है क्रोमोसोम के बारे में यही सब लिखा हुआ है, और तो आई गेस और कुछ है नहीं। अच्छा, माइक्रोबॉडीज, ये है लास्ट टॉपिक, एकदम 2 लाइनों में लिखा हुआ है। क्या होते हैं माइक्रोबॉडीज? दीज आर माइन्यूट वेसिकल्स। ये क्या है? वेसिकल्स मतलब एक भराव करने की जगह, मतलब यहां पर कुछ भर सकते हैं। माइन्यूट वेसिकल्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट और एनिमल में कुछ ऐसे ऐसे पोर्स हैं या वेसिकल्स हैं जिन्हें हम माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और इनके अंदर क्या है? माइक्रोबॉडीज आर फिल्ड विद एंजाइम, माइक्रोबॉडीज आर फिल्ड विद फिल्ड विद एंजाइम। एंजाइम उनमें होते हैं पर्टिकुलर एक्शन के लिए। क्या एक्शन? वो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो मेरा बताने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जान के भी क्या ही कर लोगे आप। अच्छा, अब जरा बातें करते हैं, जरा मैंने जो पढ़ाया क्या वो तो था इसमें। ये कौन सा है? प्लास्टिड की बात हो रही है, ये तो है ना, प्लास्टिड की बात हो रही है। निकाल लेते हैं अपना काला पेन, प्लास्टिड की बात करते हैं। प्लांट सेल में होता है, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स में होता है, क्या यही सब मैंने बताया है ना। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, क्या बताया? इनमें पिगमेंट्स होते हैं। हाँ, इससे क्या मिलता है? इन्हें कलर मिलता है। इनके पिगमेंट के ऊपर ही मैंने इनको बताया 3 तरह के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट बताया मैंने, क्रोमोप्लास्ट भी बताया मैंने, ल्यूकोप्लास्ट भी बताया मैंने। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? मैंने क्या बताया? क्लोरोफिल होता है, क्या यही सेम बताया? क्लोरोफिल होता है और कैरोटीन पिगमेंट होता है, कैरोटीन पिगमेंट होता है। अच्छा, अब क्रोमोप्लास्ट में क्या बताया था मैंने? क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट होते हैं, है ना, जैसे कैरोटीन होते हैं, कैरोटीन बताया मैंने, और ज़ेनोफिल भी बताया मैंने। एनसीईआरटी पूरी देखो लाइन बाय लाइन कवर अप हो रही है ना। और ल्यूकोप्लास्ट, यहां से ल्यूकोप्लास्ट शुरू है। क्या बताया था? कलरलेस प्लास्टिड है, सही बताया एकदम, है ना। अमाइलोप्लास्ट बताया क्या स्टोर करवाता है? कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च में होता है, पोटैटो जैसे। इलायोप्लास्ट में क्या होते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स। और एट द एंड यहाँ लिखा है दी एलियोरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन। क्या ये एज इट इज एनसीईआरटी कवर नहीं हुई पूरी प्लास्टिड में? हुई, है ना। अब यहाँ आते हैं, यह है प्लास्टिड, जब क्लोरोप्लास्ट बताया था, है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या बताया? स्ट्रोमा होते हैं अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, जिन्हें बताया थाइलाकॉइड। वो जो सिलेंड्रिकल सैक्स थे वो क्या थे? थाइलाकॉइड। कहाँ होते हैं? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होते हैं, बताया था, है ना। अब ये जो लाइन है, thylakoid are arranged in sacs like the piles of coin are called grana और grana thylakoid, are called grana और granal thylakoid। क्या ये सब बताया है ना। और जो कनेक्ट करते हैं, है ना, देयर आर, देखो लाइन देखो, देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड दी स्ट्रोमा लैमेला या स्ट्रोमल थैलाकॉइड, कनेक्ट करते हैं थाइलाकॉइड्स को डिफरेंट ग्रेनाज में। यही सेम तब भी बताया था, एनसीईआरटी की लाइन में भी यही लिखा है। और तो इसमें कुछ है नहीं, और जो मैंने बताया हो ऐसा सच इंपॉर्टेंट, बस इतना काफी है। हाँ, इसमें राइबोसोम वाली लाइन ये याद रख सकते हो कि इसमें 70S राइबोसोम होता है, ये आपको याद रखना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, अगली चीज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, क्या ये भी देखना चाहते हो? प्रूफ तो हो ही रहा है। सेंट्रोसोम के बारे में भी सब लिखा है, सेंट्रियोल के बारे में भी, हब के बारे में बताया, स्पोक्स के बारे में बताया, जो एग्जाम्पल था वो, है ना।
न्यूक्लियस, इसमें क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलाई, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, न्यूक्लियोप्लाज्म सबके बारे में, और न्यूक्लियोपोर के बारे में भी एज इट इज ही लिखा हुआ है, सब यहीं पर दिखता रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी तो मैं पूरी कवर कर ही रहा हूं। तो ये चैप्टर हमारा आज डन होता है। क्या था ये प्यारे चैप्टर का नाम? क्या था ये प्यारे चैप्टर का नाम? भाई साहब का नाम था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने आज कंप्लीट कर दिया, ये हमने आज कंप्लीट कर दिया। तो ये चैप्टर हमारा डन होता है। नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं हम कौन सा चैप्टर लेकर आते हैं, जो भी होगा आपको वो देख के समझ में आने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस।